व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट करने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र की बारी है, ताकि हम इसके हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ सके। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सीरीज, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की सीरीज। चलिए, हमें बात करना है समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र में 5 यूनिट है। 5 यूनिट का ये पहला यूनिट है, जहाँ पर हमें पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और उसकी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में की और आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में। यूनिट नंबर 1 का ये पार्ट 1 है, क्योंकि बड़ा चैप्टर जब राष्ट्रीय आय के संबंधित बातें की होंगी तो 2-3 पार्ट में इसको अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप हर एक पॉइंट को डिटेल से समझ सके। शुरुआत करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र जिसके जनक किसको कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है प्रोफेसर जे.एम. कीन्स को। किसको कहा जाता है? जे.एम. कीन्स। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? द आंसर इज प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, जेम्स मिनर कीन। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में इसको बुलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है मैक्रो और दूसरा है इकोनॉमिक्स। मैक्रो का वर्ड, जो मैक्रो वर्ड है वो आया है मैक्रोस से। किससे आया है? मैक्रोस से, जिसको बोलते हैं MAKROS, मैक्रोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है? बड़ा। मतलब ये होता है मैक्रो बड़े समूह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम इकोनॉमिक्स और मैक्रो की मतलब को मिलाएं तो अर्थव्यवस्था की सामूहिक और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करना ही क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ऐसे में इसका अर्थ समझिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सामूहिक, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, रोजगार, विदेशी विनिमय, सामान्य कीमत, इन सब बातों का अध्ययन करता है, जो समष्टि स्तर पर होता है, यानी कि जो पूरे देश से संबंधित होता है। परिभाषा दिया गया, प्रोफेसर बोल्डिंग ने सबसे उपयुक्त परिभाषा दी है यहाँ पर, कि समष्टि का आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग जो अर्थशास्त्र के कुल औसत और कुल समूह, देखिए कुल की बात करता है, कुल का मतलब टोटल, पूरे समाज को, पूरे अर्थव्यवस्था को जो साथ में लेकर पूरे अर्थव्यवस्था की समस्याओं का जहां अध्ययन किया जाता है, वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की अगर विशेषताओं की बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। इसमें समष्टिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें समष्टिगत आर्थिक चर जैसे राष्ट्रीय बचत, विनियोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, रोजगार, विदेशी विनिमय, मुद्रा, बैंकिंग, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र की जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए जो समष्टि वर्ड है, समष्टि अर्थशास्त्र को कई नामों से जाना, इसको हम हिंदी में समग्र अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, इसको ठीक है ना वृहद अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। नाम में कंफ्यूज मत होना, समष्टि जो है समग्र और वृहद एक ही बात है। इसमें राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति, ठीक है, व्यापार नीति, इन सब नीतियों के अध्ययन से हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। जब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है इसके अंतर्गत? राष्ट्रीय आय के सिद्धांत, इसके अंदर राष्ट्रीय आय की संबंधित सभी बातों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है, क्या शामिल नहीं होता है, राष्ट्रीय आय के कौन कौन से प्रमुख बिंदु है, राष्ट्रीय आय की गणना करने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, राष्ट्रीय आय का देश के विकास में क्या योगदान है, हर एक बिंदु का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। रोजगार का सिद्धांत, यहाँ पर रोजगार से संबंधित सभी तथ्यों की बात करते हैं। रोजगार किसे कहते हैं, रोजगार कितने प्रकार का होता है, भारत में रोजगार की स्थिति क्या है, बेरोजगारी क्या है, कुल रोजगार क्या है, पूर्ण रोजगार क्या है, अपूर्ण रोजगार क्या है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार है, बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी के सबके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत, इसके अंतर्गत मुद्रा से संबंधित सभी प्रकार की कारकों का अध्ययन करते हैं। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, मुद्रा के क्या रूप है, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, कैसे करता है, व्यापारिक बैंक की क्या भूमिका है, केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका है, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। देश में कीमत स्तर एक समान होनी चाहिए। एक सामान्य कीमत स्तर का मतलब होता है देश की वस्तुओं की, सेवाओं की कीमत क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कीमत स्तर में ना वृद्धि होनी चाहिए ना कमी होनी चाहिए, एक सामान्य संतुलित स्तर। इसका मतलब संतुलित कीमत स्तर की बात करते हैं हम, किस प्रकार से सामान्यता हम जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति पा सकते हैं। आर्थिक विकास का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो चीज़ों की बात करते हैं वो सब देश की विकास की बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है।
वितरण का समष्टिगत सिद्धांत किस प्रकार से आय का, किस प्रकार से जो है रोजगार का, किस प्रकार से जो है साधनों का वितरण होता है, एक समान वितरण जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण, उसकी बात करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर व्यापार चक्रों की बात करते हैं। व्यापार चक्र मतलब कभी मंदी आ गई, कभी तेजी आ गई, जिसको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति की बात करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भी बात यहाँ पर की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं आखिर? महत्व का मतलब होता है लाभ, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। जटिल अर्थव्यवस्था को समझना है तो समष्टि अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में हम समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी समष्टिगत चरों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय, भुगतान संतुलन, सब कुछ। इसलिए आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए समष्टिगत जानकारी का होना अनिवार्य है। आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रीय देश के आर्थिक विकास का द्योतक हो तो राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन, अगर हम समष्टिगत अर्थशास्त्र को सही से समझेंगे तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत समूह को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे ना तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही व्यक्तिगत हो जाता है। आर्थिक उतार चढ़ाव के अंदर देश में जो है मुद्रास्फीति कितनी होगी, मुद्रास्फीति, इसका पता लगाने, किस तरह से सुधारा जा सके, कौन कौन सी नीतियां बनाई, इन सब चीज़ों के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करने में हमारी स्थिति क्या है, चाइना की तुलना में हम कहाँ हैं, पाकिस्तान की तुलना में हमारा क्या है, कहाँ कमियाँ हैं, वहाँ पर कौन सी नीतियाँ चल रही हैं, उसके बराबर में हम कौन सी नीतियाँ चला रहे हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं। समष्टि अर्थशास्त्र को जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बिंदु है, बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। जिसमें सबसे पहली बात है वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। और गुड्स को बेसिकली 4 कैटेगरी में पढ़ते हैं, जहाँ पर सबसे पहला है मध्यवर्ती वस्तु और दूसरा है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और अंतिम वस्तु को बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्या है बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। फिर दूसरी कैटेगरी होती है उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु की। मध्यवर्ती वस्तु क्या है? मध्यवर्ती ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, मतलब जिन वस्तुओं का उपयोग अंतिम वस्तुओं को निर्माण करने के लिए किया जाता है उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमने गन्ने का उपयोग किया है चीनी के उत्पादन के लिए तो गन्ना मध्यवर्ती वस्तु है। चीनी का उपयोग किया है मिठाइयाँ बनाने के लिए तो चीनी मध्यवर्ती वस्तु है। कपड़े का प्रयोग किया है शर्ट पैंट बनाने के लिए तो कपड़ा मध्यवर्ती वस्तु है। मतलब ऐसी चीज़ें जिनका प्रयोग दूसरी वस्तु बनाने उसे मध्यवर्ती वस्तुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्पादन प्रक्रिया के अंतर ही होता है। इसकी मूल्य में वृद्धि करनी है, अभी भी मूल्य वृद्धि हुआ नहीं है और फाइनल यूज़र के थ्रू यूज़ करने के लिए अभी रेडी नहीं है, मतलब अंतिम उपभोक्ता जो यूज़ करेंगे उसके लिए अभी तैयार नहीं है। जबकि अंतिम वस्तु उसका उल्टा है। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग करने के लिए तैयार होता है, उसके मूल्य में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आ चुका है। इसका मतलब होता है ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की संतुष्टि को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, ना ही ये रीसेल होता है। जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, जैसे बिस्किट हो गया, जो है मिठाइयाँ हो गई, ये सब अंतिम वस्तु की कैटेगरी में आती हैं। उपभोक्ता वस्तु क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं सारी, लेकिन कैटेगरी से समझो उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। और उपभोक्ता जो होते हैं ना, 2 प्रकार के हो सकते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। एक उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाना, एक उत्पादकों के द्वारा प्रयोग किया जाना। तो जब हम उपभोग करते हैं तो उपभोग के आधार पर इसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक के टिकाऊ वस्तुएं ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तुएं नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड गैर पदार्थ वस्तुएं अथवा सेवाएं नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। तब हम बातें हैं टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग कई बार लंबे समय तक चलता रहता है और जिसकी उपयोगिता लगातार हमें प्राप्त होती रहती है।
ये वस्तुएं शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं, सालों साल चलती रहती हैं और इसकी समय अवधि बहुत ही लंबी होती है। जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सारे आपके टिकाऊ वस्तु है क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे पास बनी रहती हैं, हम इसका लगातार यूज़ करते रहते हैं। दूसरा होता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग एक से ज़्यादा बार होता है लेकिन टिकाऊ वस्तुओं से कम होता है। मुख्यतः हम कहते हैं एक बार से कम समय अवधि वाला। जैसे कपड़े हो गए, क्रॉकरीज हो गए। कपड़े अगर आपने सही से रखे तो कई साल तक चल जाएंगे, अदरवाइज एक दो दिन के अंदर कपड़े खराब भी हो जाते। क्रॉकरी आइटम का भी वही सीन है, मतलब जो कुछ समय तक चलते हैं वो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। जबकि तीसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं, एकल उपभोग वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये एक ऐसी वस्तु होती है जिनका उपभोग एक बार में पूर्ण हो जाता है। इसको हम बारंबार प्रयोग नहीं कर सकते, बार बार एक बार कर लिया फिर वो बचता नहीं है। जैसे खाने पीने का सामान हो गया, सब्जियां हो गई, दूध के सामान हो गया, मिठाइयाँ हैं, फल है, ठीक है, बिस्किट्स है, इनका उपभोग एक बार में हो जाता है, ये दोबारा उपभोग करने के लिए नहीं रहता है। दूध, चीनी, सब्जियां, तेल आदि ये सब हमारा कौन सा है, गैर टिकाऊ वस्तु में। फिर है गैर पदार्थ वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पदार्थ के रूप में नहीं होती हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं को सेवाएं कहा जाता है। इनका मूल्य होता है, इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता का प्रयोग होता है, लेकिन ये आंखों के सामने होता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है। जैसे टीचर द्वारा पढ़ाना, अध्यापक द्वारा सेवा देना, एडवोकेट की सेवा, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नाई द्वारा बाल काटना, ये सब हमारा सेवाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में करता है, और उत्पादन प्रक्रिया में अगर इनका प्रयोग करता है तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो है मध्यवर्ती वस्तु जिनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है हमारा पूंजीगत वस्तुएं। कौन सी? पूंजीगत वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में होता है, इनको ही बदला जाता है। लेकिन पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग करते हुए, जिनकी सहायता से अन्य वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे मशीनें, औजार, भवन, कच्चा माल, भवन वगैरह। जब हम इसकी पूंजीगत वस्तु की बात करते हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें बहुत अधिक पूंजी को निवेश करना पड़ता है, जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक होता रहता है, और ये एक प्रकार का अंतिम वस्तुएं होती हैं और टिकाऊ वस्तुएं होती हैं क्योंकि लंबे समय तक टिकती हैं। ये रॉ मटेरियल को अंतिम वस्तु में बदलने में सहायता प्रदान करती है, जैसे प्लांट हो गया, औजार हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सब हमारा पूंजीगत वस्तु की कैटेगरी में आता है। फिर है स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक एंड फ्लो। अगर हम स्टॉक एंड फ्लो को अगर हम अच्छे से समझें तो क्या है स्टॉक और फ्लो? ठीक, स्टॉक का संबंध एक निश्चित समय बिंदु से होता है, मतलब एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली चर की मात्रा को स्टॉक कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का समय चर नहीं लगा रहता है। किसी भी एक निश्चित समय पर जितनी वस्तु की मात्रा अवेलेबल होती है उसे जो है स्टॉक कहते हैं, जिसको बोलते हैं स्थिर होना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक देश दो जगह के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, टैंक में रखा हुआ पानी होता है, बैंक में रखा हुआ पैसा होता है, जेब में रखा हुआ जो पैसा होता है, ठीक, ये सब स्टॉक का एग्जाम्पल है। जबकि हम फ्लो की बात करते हैं। फ्लो क्या है? बहना, लगातार बहते रहना, चलते रहना, बहती हवा सा ताबो। प्रवाह मात्रा है जो एक समय अवधि में मापी जाती है, इसके बीच में समय जाता है। सुबह से शाम तक तुमने क्या किया? दुकानदारी की। दुकानदारी करना क्या है? प्रवाह है। इसमें प्रति माह, प्रति मिनट, प्रति वर्ष, प्रति दिन, प्रति सेकंड सब जुड़ा रहता है। और इसका एग्जाम्पल है नदी में बहता हुआ जल, ठीक है, नदी का बहता हुआ जल। आपकी आय जो कि समय से जुड़ा होता है, आपका व्यय समय से जुड़ा होता है। जब प्रवाह और स्टॉक को समझ लेते हैं तो फिर आता है आय का चक्रीय प्रवाह। देखिए, एक देश में उत्पादन के क्षेत्र के अलावा एक देश को उपभोक्ताओं के हिसाब से 4 सेक्टर में बांटा जाता है, जिसको उत्पादक क्षेत्र, उनसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है परिवार क्षेत्र, ठीक है, एक है उत्पादक क्षेत्र, फिर है एक है सरकार, और एक है वाह्य।
क्षेत्र, ये चारों मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और ये चारों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चारों क्षेत्र एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर उत्पादक को उत्पादन करना है तो इनको चाहिए साधन, सेवाएं चाहिए, जैसे भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, साहस कौन देगा? ये परिवार द्वारा देते हैं। इनको सिक्योरिटी चाहिए, सरकार द्वारा प्रदान कर दिया। कहीं पूंजीगत पदार्थ चाहिए, बाहर से। तो यहाँ पर सारे क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। तो उत्पादन, आय और व्यय का एक प्रभाव होता है और ये एक ऐसा प्रभाव होता है जो इसका ना कोई आदि होता है ना अंत होता है। जैसे एक उत्पादक वस्तु और सेवा को उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करता है। उत्पादन करने से आय का जन्म होता है, आय से व्यय होता है और व्यय पुनः उत्पादन को जन्म करता है। तो इस प्रकार से जो चक्र का रूप ले लेती है अर्थव्यवस्था में आय, तो उसको हम आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में जानते हैं। जब इसके बारे में परिभाषा दिया गया है, सामान्यतः कहते हैं आय के चक्रीय प्रवाह से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक और वस्तु और सेवाओं के रूप में जो प्रभाव होता है, जो चक्र के रूप में होती है, उसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं। रिचर्ड लिप्सन ने कहा है आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों, घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों और प्राप्तियों का प्रभाव होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर जुड़े होते हैं। ऐसे में चक्रीय प्रवाह को समझना होगा। चक्रीय प्रवाह के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक यानी कि रियल फ्लो और एक मौद्रिक यानी कि मनी फ्लो। दो प्रकार की फ्लो है। तो जब हम वास्तविक प्रवाह की बात करते हैं, परिवार और फर्म के बीच में जो वास्तविक रूप में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, आदान प्रदान होता है, उसे वास्तविक यानी कि रियल फ्लो के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, परिवार के द्वारा फर्मों को उत्पादन के साधन प्रोवाइड किया जाता है। और उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधनों की बात करते हैं, जैसे भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है ना, और साहसी चाहिए। ये सभी उत्पादन के साधन होते हैं जिनकी सहायता से उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो परिवारों से फर्म को दिया जाता है। फर्म इन सब का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हुए यहाँ पर उत्पादन करते हैं वस्तु एवं सेवाओं का, और ये वस्तु सेवा का उपभोग कौन करता है? हाउस होल्ड। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तू मुझे ये दे, और इस प्रकार के आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? ठीक है ना, इसको बोलते हैं हमारा वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। बट इसके उपरांत आज के समय में जब मुद्रा आ गया, पहले तो बार्टर सिस्टम चलता, अब मुद्रा आ गया, मुद्रा ने बीच में ले लिया। तो ऐसे में दो क्षेत्रों के बीच में वस्तु और सेवाओं के अलावा मुद्राओं का भी लेन देन होता है। कैसे होता है? फर्मों से परिवारों को साधन, सेवा, फर्मों ने परिवार से क्या लिए? साधन लिए, उनकी सेवाओं के बदले में साधन भुगतान करते हैं। परिवार वस्तु सेवाओं के उपभोग के बदले में मौद्रिक भुगतान करते हैं। तो दोनों के बीच में मुद्रा का जो भुगतान होता है, जैसे फर्म ने इनको जो है फैक्टर पेमेंट कर दिया, भूमि के बदले में किराया दिया, पूंजी के बदले में जो है ब्याज दिया, श्रमिकों को जो है मजदूरी दे दी, और जो साहसी बच्चा उसको लाभ की प्राप्ति हुई। परिवारों ने वस्तु और सेवा का उपभोग किया, बदले में उनको मौद्रिक पेमेंट कर दी, जिसको बोलते हैं उपभोग व्यय किया, मुद्रा के रूप में पेमेंट कर दिया। तो जब मुद्रा का फ्लो होता है उसको मनी फ्लो यानी कि मौद्रिक फ्लो के नाम से जानते हैं। अब जो आय का चक्र होता है वो अलग अलग मॉडल में होता है। तो एक अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह क्षेत्रों के आधार पर 3 मॉडल तैयार होते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय मॉडल, त्रिक्षेत्रीय मॉडल और चतुर्क्षेत्रीय मॉडल। सबसे पहले हम द्विक्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं। दो क्षेत्र में को हम जो है इसको हम दो क्षेत्रीय मॉडल जब बात करते हैं ना, इसको हम जो है बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। किसकी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में केवल घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र होते हैं। घरेलू क्षेत्र साधनों का स्वामी होता है, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, उपभोग का वस्तु सेवा के उत्पादन के लिए फर्मों को साधन प्रोवाइड करता है, जबकि उत्पादक अंतिम वस्तु का उत्पादन करता है और उसको परिवारों को बेच देता है। साधनों के उपभोग के प्रयोग के बदले में परिवारों को जो है साधन भुगतान करता है। इस प्रकार से ये दो क्षेत्र जो आपस में तैयार होते हैं, इस प्रकार से जहाँ परिवारों ने उत्पादन के साधन प्रोवाइड कर दिए और इनका प्रयोग करते हुए इनको वस्तु और सेवा को दिया, बदले में इनको जो है साधन भुगतान मिल गया, इनको जो है उपभोग व्यय मिल गया। तो दो क्षेत्रों के बीच में चलने वाले प्रभाव को हम द्विक्षेत्रीय मॉडल बोलते हैं। लेकिन इसमें अगर सरकार की एंट्री हो जाती है, इसकी एंट्री हो जाती है सरकार तीसरे क्षेत्र के रूप में। पहला क्षेत्र कौन सा है? परिवार है। दूसरा क्षेत्र कौन है? फर्म है। और तीसरा क्षेत्र कौन है? सरकार है। और इन सबको आपस में जोड़ने के लिए जो मुद्रा का जो प्रवाह होता है उसको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए एक चौथा क्षेत्र तो नहीं कहेंगे, एक सहायक क्षेत्र है पूंजी बाजार।
जो केवल मुद्रा के गति को बढ़ाने का काम करता है। एक्चुअली में कोई उत्पादक क्षेत्र नहीं है ये डायरेक्टली, बट इन तीनों के क्षेत्र में मुद्रा की प्रवाह को और अधिक तेजी प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट। ठीक है, इन सब का अपना अपना होता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं अंतिम मॉडल की, 4 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल में पहला क्षेत्र हो गया घरेलू क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र हो गया उत्पादन, तीसरा हो गया परिवार और चौथा हो गया शेष वित्त एक्सटर्नल। ठीक है, और इन सबके बीच में गति कौन प्रभावित करता है? पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। ये जो शेष विश्व होता है ये डायरेक्टली जो 3 मेन है, परिवार, सरकार और उत्पादक, ये तीनों से जुड़े होते हैं। ये तीनों से अपना संबंध रखते हैं, जहां पर आयात निर्यात मेन होता है। ठीक है, ये घरेलू क्षेत्रों से आयात करता है, निर्यात करता है, उत्पादक के साथ है, सरकार के साथ लेन देन का होता है। और सारे ये देखिए आपस में जिस तरह से जुड़े हुए हैं, सरकार जो है इन सबको कर और सब्सिडी हो गया या फिर आर्थिक सहायता के माध्यम से दोनों को ही जो है प्रॉपर वे में सहायता, इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो आपको इन तीनों ही मॉडल को समझना होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोई भी डाउट होता है यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ा है, बेझिझक बेधड़क मुझसे पूछिएगा। बिल्कुल मन में डाउट नहीं रखना है, पूछना है, क्योंकि पूछने से ही डाउट क्लियर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए लास्ट तक।